नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र और सामाजिक विविधता की। सुनने में ये शब्द शायद थोड़े भारी लगे, पर ये हमारे समाज का, हमारी राजनीति का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी किताब और कुछ और स्रोतों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समाज में भिन्नताएं हैं, ये कहाँ से आती हैं। हाँ, और ये कैसे कभी-कभी गहरे विभाजन मतलब बंटवारे का रूप ले लेती हैं। और फिर लोकतंत्र इन विभाजनों से, इन टकरावों से कैसे निपटता है, इसी पर बात करेंगे। अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन इसमें हमारी काफी मदद करेगा समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विविधता से। स्रोत कहते हैं कि समाज में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, आर्थिक आधार पर, धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति। हाँ, मतलब बहुत सारी पहचानें एक साथ। भारत तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ही। लेकिन यही विविधता, यही अंतर कभी कभी भेदभाव का आधार क्यों बन जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये अंतर दो तरह के होते हैं, है ना? हाँ, एक तो वो जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे हम किस समुदाय में पैदा हुए, हमारा लिंग क्या है, ये हम चुनते नहीं हैं। अच्छा। और दूसरे वो जो हमारी पसंद पर आधारित होते हैं, जैसे हम कौन सा धर्म मानते हैं या क्या काम करते हैं, कौन सी विचारधारा अपनाते हैं। तो ये अंतर तो स्वाभाविक है, फिर विभाजन कैसे होता है? विभाजन तब होता है, देखिए, जब समाज में मौजूद कोई एक अंतर, जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच का नस्ली अंतर था। हाँ। वो अंतर बाकी सभी अंतरों से ज्यादा जरूरी मान लिया जाता है। मतलब वो आपकी मुख्य पहचान बन जाती है और बाकी सब पहचानें गौण हो जाती हैं। अच्छा, मतलब एक पहचान इतनी बड़ी हो जाती है कि वो लोगों को दो अलग-अलग खेमों में बांट देती है। बिल्कुल। और यहीं से फिर शुरू होता है सामाजिक विभाजन और भेदभाव। इसी से जुड़ा है अमेरिका का वो नागरिक अधिकार आंदोलन जिसका आपने जिक्र किया था। 1954 से 1968 तक चला। इसका असल मकसद क्या था? उसका सीधा मकसद था अफ्रो अमेरिकी लोगों के खिलाफ जो नस्ली भेदभाव हो रहा था, उसे खत्म करना। अफ्रो अमेरिकी मतलब वो लोग जिनके पूर्वजों को अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था। हाँ, उन्हीं के वंशज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके बड़े नेता थे और ये आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। वो लोग बस बराबरी और अपने कानूनी अधिकार मांग रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में वो घटना हुई, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस वाली, वो काफी चर्चित हुई थी। अरे हाँ, वो तस्वीरें तो आज भी याद हैं। पदक लेते समय उन्होंने जिस तरह विरोध जताया, वो असाधारण था। उन्होंने क्या किया था खास? कई चीजें थीं, जैसे जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे पहने थे। ये अश्वेत लोगों की गरीबी दिखाने के लिए था। अच्छा। स्मिथ ने काला मफलर पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मसम्मान का प्रतीक था। कार्लोस ने काले मोतियों की माला पहनी थी। वो क्यों? वो उन अश्वेत लोगों की याद में थी जो मारे गए थे। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी बंधी हुई मुट्ठियों ने, जिन पर काले दस्ताने थे। हाँ, वो तस्वीर तो बहुत मशहूर है। उसका क्या मतलब था? वो अश्वेत शक्ति यानी ब्लैक पावर का प्रतीक था। स्रोतों में इस अश्वेत शक्ति आंदोलन का भी जिक्र है जो 1966 से 75 तक चला। ये उस नागरिक अधिकार आंदोलन से अलग था क्या? हाँ, थोड़ा अलग था। लक्ष्य तो दोनों का नस्लीय न्याय ही था, पर अश्वेत शक्ति आंदोलन कह सकते हैं कि वो ज्यादा उग्र था। उग्र मतलब वो मानते थे कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए अगर हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो लेना चाहिए, जबकि किंग का आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। तो तरीके अलग थे। बिल्कुल। शायद वो उस धीमी रफ्तार वाले बदलाव से उपजी हताशा और गुस्से का नतीजा था। ये तो हुई सामाजिक विभाजन की बात, लेकिन जब ये राजनीति में आते हैं तब क्या होता है? लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल होते हैं, उनमें मुकाबला होता है और कई बार दल वोट पाने के लिए इन्हीं सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो इन विभाजनों को हवा देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो ये सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाते हैं। इससे समाज में टकराव बढ़ता है, हिंसा भी हो सकती है। और कभी-कभी तो देश के टूटने तक का खतरा हो जाता है। हाँ, ये भी मुमकिन है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, ये पूरी तरह से 3 बातों पर निर्भर करता है। वो 3 बातें कौन सी हैं? जरा विस्तार से बताएं। पहली बात ये कि लोग खुद अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। क्या वो सिर्फ अपनी जाति या धर्म या भाषा समूह को ही अपनी पहचान मानते हैं, या वो खुद को एक राष्ट्र का नागरिक भी मानते हैं, एक बड़ी साझी पहचान भी महसूस करते हैं या नहीं? मतलब पहचान का दायरा कितना बड़ा या छोटा है? बिल्कुल।
दूसरी बात है राजनीतिक दलों का रवैया। क्या वो संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं? क्या वो सभी समूहों की मांगों को समझने और उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए समाज को और बांट रहे हैं? ये तो बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है सरकार का रवैया। सरकार इन अलग-अलग समूहों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है? क्या वो निष्पक्ष है? क्या वो सभी की बात सुनती है या किसी एक समूह का पक्ष लेती है? अगर सरकार किसी समूह की मांगों को दबाने की कोशिश करती है, तो भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र फिर भी इन विभिन्नताओं और विभाजनों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये सामाजिक विभिन्नताओं को अपनाने, उनको जगह देने का सबसे अच्छा माहौल देता है। वो कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होता है, या कम से कम होना चाहिए। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। नागरिकों को फैसले लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार मिलता है। और सबसे जरूरी शायद ये कि सबसे जरूरी ये कि लोकतंत्र असहमतियों और टकरावों को शांति से सुलझाने का एक तरीका, एक मंच देता है। बातचीत का, बहस का रास्ता खुला रहता है। तो कुल मिलाकर विविधता तो समाज में रहेगी जी, ये एक सच्चाई है। उसे खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो विभाजन और हिंसा का रूप ना ले, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूत होना, राजनीतिक दलों का जिम्मेदार होना और सरकार का निष्पक्ष होना, बिल्कुल, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में पहचान से जुड़ी मांगें, पहचान की राजनीति बढ़ रही है, ऐसे में एक विविध समाज के अंदर अलग अलग समूहों के बीच तालमेल और एकता बनाए रखने के लिए हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे उन्हें और प्रभावी बनाया जा सकता है? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।